इकाई के चतुर्थ मूल जो है, मतलब 1 की पावर 1/4 जब हम लेके सॉल्व करेंगे तो जो मेरे आंसर आएंगे वो कहलाएंगे इकाई के चतुर्थ मूल, फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी। तो एक काम करते हैं, इनकी वैल्यू को हम x मान लेते हैं, तो ये हो जाएगा x⁴ -1 = 0 और x² - 1 ये इसके फैक्टर हो जाएंगे, और x² + 1 के दो फैक्टर होते हैं, x + आयोटा, x - आयोटा। ठीक है, इस प्रकार x की 4 वैल्यू मिलेंगी, क्योंकि 1 की पावर 1/4 के जो वैल्यू x आ रही है उसकी 4 वैल्यू आई है, 1 -1 आयोटा आयोटा। अब ये जो फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी है इसका हम बना लेते हैं एक सेट। ठीक है, जिसके अंदर मेंबर होंगे केवल 4। इस सेट को एक नाम देना पड़ेगा, तो नाम दे देते हैं, चलो जी। आपके ऊपर, आपको जो भी नाम दे सकते हो, जरूरी नहीं कि जी नाम देखो। ठीक है, फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी का ये सेट बन गया मेरा। अब साथ में मैं ऑपरेशन ले लेता हूं, चलो एक संक्रिया और चाहिए, तो संक्रिया जब तक नहीं होगी, जब तक ऑपरेशन नहीं होगा तब तक हम ये चेक नहीं कर सकते कि ये नियम को फॉलो करेगा कि नहीं करेगा। तो ऑपरेशन में ले रहा हूं मल्टीप्लीकेशन, मतलब कि गुणन। अब ऑपरेशन मल्टीप्लीकेशन के साथ में मैं ये चेक कर रहा हूं कि ये चारों मेंबर है, पहला नियम क्लोजर को फॉलो करते हैं नहीं करते, क्लोजर लॉ, संवरक नियम। क्लोजर लॉ क्या था हमारा, कि कोई भी दो एलिमेंट जब हम जी में से उठाएंगे, दो अवयव जी में से लेंगे, दो मेंबर लेंगे, दोनों को सॉल्व करेंगे ऑपरेशन से, और ऑपरेशन हमारा क्या है, मल्टीप्लाई, गुणन। जो मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर मिलेगा कुछ ना कुछ, जो भी आंसर आएगा वो इसी सेट में आना चाहिए। और जो मेरे सेट जो है गिनती के, मतलब मेंबर जो गिनती के 4-5 मेंबर है, 3 मेंबर है, तो उस केस में हम एक टेबल भी बना करके सब कुछ सॉल्व करके देख सकते हैं। तो टेबल ही बना लेते हैं, कंपोजिशन टेबल। कंपोजिशन टेबल ले लेते हैं हम। ये बन गई हमारी टेबल। ठीक है, अब इस टेबल में हमें क्या करना है, ऑपरेशन लगाना है मल्टीप्लाई। 4 मेंबर है, 1 -1 आयोटा आयोटा, इनका मल्टीप्लाई इनसे ही करना है, खुद से ही, है ना, इन्हीं मेंबर से ही। तो मल्टीप्लाई करके एक एक बार बार हम लिस्ट में बना के टेबल के फॉर्म में लिख लेते हैं पूरा। ठीक है, तो ये जो आपकी संयोजन सारणी है कंपोजिशन टेबल के बना लेते हैं। तो 1 का 1 से मल्टीप्लाई करने पर आंसर 1 आएगा, 1 × -1, 1 × आयोटा, 1 × आयोटा। -1 का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर -1 आता है, यहाँ पे माइनस आयोटा हो जाएगा, ये आयोटा हो जाएगा। आयोटा का 1 से करेंगे तो आयोटा मिलेगा, आयोटा का मल्टीप्लाई -1 से करेंगे, आयोटा का मल्टीप्लाई आयोटा से करते हैं, आयोटा स्क्वायर -1 होता है, फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 1। नेक्स्ट ये होगा माइनस आयोटा, आयोटा 1 और -1। इस प्रकार ये सारा मल्टीप्लाई करके हमने देख लिया कि जो भी नंबर था वो सब इसी में शामिल है। तो क्या ये क्लोजर लॉ को फॉलो कर रहा है, बताओगे? क्या इस संवरक नियम का पालन हो रहा है, क्लोजर लॉ फॉलो हो रहा है इसमें मल्टीप्लाई पे? कोई भी हमने सब तरीके से मल्टीप्लाई करके देख लिया, टेबल के अंदर देख के बता सकते हो कोई भी एलिमेंट क्या जी नाम के सेट से बाहर जा रहा है? बताओ नहीं सर, इसमें हो रहा है, फॉलो हो रहा है। फॉलो हो रहा है ना, क्योंकि इसमें अंदर जो भी आप मल्टीप्लाई कर रहे हो, कोई भी दो नंबर दे रहे हो, मल्टीप्लाई करने पे इसी में से आंसर आ रहा है, यानी कि क्लोजर लॉ फॉलो हो रहा है। दूसरा नियम आपका कौन सा है, एसोसिएटिव साहचर्य। यस सर।
तो एसोसिएटिव लॉ जो है, साचर्य का नियम, वो आप देख सकते हो भाई कि 3 नंबर आप कोई भी मल्टीप्लाई करो, कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है, आप कोई भी 3 नंबर ले लो, जैसे मान लो मैंने कहा 1 आयोटा माइनस आयोटा, इनका आपस में मल्टीप्लाई करना है तो पहले किसी दो का करना पड़ेगा, तो आयोटा का मल्टीप्लाई माइनस आयोटा से करेंगे तो आंसर क्या आएगा, माइनस आयोटा स्क्वायर। माइनस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू थी -1, तो माइनस माइनस हो जाएगा 1 और मल्टीप्लाई करने पे आंसर आ जाएगा 1। इसी तरीके से इसका ऑर्डर बदल देते हैं, ठीक है। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर से आ जाएगा ये आयोटा इंटू माइनस आयोटा, और फाइनली रहेगा माइनस आयोटा स्क्वायर जिसकी वैल्यू होती है 1, तो आंसर वापस वही आ रहा है। तो इसी प्रकार आप बाकी अदर भी चेक कर सकते हो। तो एक दो एग्जांपल में बता दो कि हाँ एसोसिएटिव लॉ फॉलो होता है, साचर नियम का पालन होता है। दो नियम तो ये हो गए। अगला नियम कौन सा है अपना, सर आइडेंटिटी। वो 12 में -1 होगा ना सर? कौन सा, ये सर माइनस आइटा इंटू माइनस आइटा इक्वल टू 1 माइनस टेबल में आयोटा इंटू माइनस आयोटा, माइनस माइनस तो इंटू प्लस हो माइनस। जाएगा, आयोटा स्क्वायर हो जाएगा, हाँ आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, ठीक है। ओके। अब दो नियम हो गए। तीसरा रूल आइडेंटिटी, क्या इसमें आपको आइडेंटिटी एलिमेंट पहचान पा रहे हो, तत्समक अवयव, इसमें आपको कोई ऐसा नंबर दिख रहा है जिसका मल्टीप्लाई करने पर मुझे आप वापस वही आंसर मिल जाए, आइडेंटिटी एलिमेंट दिखाई दे यस रहा है, कौन सा दिख रहा है, यस सर 1। 1। 1 का मल्टीप्लाई, 4 मेंबर हैं तो चारों के साथ मल्टीप्लाई करके देख लें, यस सर। तो आंसर वापस क्या आ रहा है, देखो 1 -1 आयोटा, जिसके साथ मल्टीप्लाई कर रहे हो वही आंसर दे रहा है, इसका मतलब 1 मेरा क्या हो गया, आइडेंटिटी बन रहा है। दोनों तरफ से चेक करना पड़ेगा, लेफ्ट से भी और राइट से भी, दोनों तरफ से आंसर वही आ रहा है, सेम आंसर दे रहे हैं दोनों तरफ से। तो यानी कि हम बोल सकते हैं कि 1 जो है वो मेरा कैसा एलिमेंट है, आइडेंटिटी है, तत्समक अवयव है। तो इस सेट में ई की वैल्यू मेरी 1 हो रही है, आइडेंटिटी, वैसे भी मल्टीप्लाई में आइडेंटिटी 1 ही होता है। चौथा नियम इनवर्स। अब इनवर्स चेक करना है, तो मुझे इनवर्स का रूल क्या कहता है कि ऐसे दो नंबर जिनका मल्टीप्लाई करने पर आंसर क्या आना चाहिए, बताओ, आइडेंटिटी सर। आइडेंटिटी आना चाहिए तत्समक, और यहाँ पे आइडेंटिटी क्या मेरा 1, तो वो तो तुम टेबल 1 में तो देख सकते हो ना कि भाई टेबल में मेरा आंसर 1 किन दोनों नंबर का मल्टीप्लाई करने पे 1 आ रहा है। तो पहली वाली रो में 1 किसका मल्टीप्लाई करने पे मिल रहा है, 1 और 1 का मिल रहा है, देखो पहले ही नंबर है ये वाला, दो ये नंबर सर मिल 1 रहा और है 1 का मल्टीप्लाई करने पे 1 आ रहा है। दूसरे में देखो 1 आपको किससे मिल रहा है, -1 इंटू -1। ठीक है। तीसरे में देखो आयोटा का मल्टीप्लाई माइनस आयोटा से करने पर मिल रहा है 1, और चौथे में माइनस आयोटा का आयोटा से मल्टीप्लाई करने बन रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ से मुझे पता चल गया कि भाई 1 का इनवर्स कौन है, 1 है, -1 का इनवर्स -1, आयोटा का इनवर्स -1 आयोटा, और माइनस आयोटा का इनवर्स, माइनस आयोटा तो हर एक का इनवर्स निकल रहा है। आयोटा। 4 मेंबर हैं, चारों का इनवर्स आ रहा है, और चारों का इनवर्स इसी सेट के अंदर ही है ना, तो चारों का इनवर्स निकल रहा है ना, ऐसा तो कोई मेंबर बचा नहीं जिसका इनवर्स नहीं आ रहा हो। तो हमने ये बोला था कि जो भी नियम होगा सब पे लागू होगा, तो चारों मेंबर पे लागू हो रहा है, तो इसका मतलब इनवर्स लॉ फॉलो होता है। अब आखिरी बचा कम्यूटेटिव, क्रम विनिमय। तो आप देख सकते हो भाई -1 का मल्टीप्लाई मैं 1 से करूं या 1 का मल्टीप्लाई -1 से करूं, क्या फर्क पड़ता है, दोनों का आंसर सेम आएगा। अब आप चाहो तो यहां से भी देख सकते हो टेबल में भी कि भाई माइनस, ये जो है मेरे पास, मान लो आयोटा का मल्टीप्लाई मैं -1 से करता हूं तो मुझे आंसर क्या मिलता है, माइनस आयोटा, और मैं पलट दूं इसको कि भाई -1 का मल्टीप्लाई अगर मैं आयोटा से करता हूं तब भी मुझे आंसर सेम टू सेम मिलेगा। मीनिंग तो वही हुआ ना कि भाई दोनों तरफ से वैल्यू बराबर है, a इंटू बी इक्वल टू बी इंटू ए,
ये तो कम्यूटेटिव लॉ हो गया, जो पांचों नियम हो जाते हैं फॉलो, तो इस सेट को, सेट हमारे पास जी है, मल्टीप्लाई के ऊपर इसको जो नाम दिया जाएगा वो क्या बोले हम इसमें, पांचों नियम लग रहे हैं अबेलियन। तो अबेलियन ग्रुप, अबेलिज्म। तो ये वाला काम तो किया जा सकता है। अब हम क्वेश्चन ले रहे हैं, इकाई का nवां मूल, मूलों का समुच्चय, सेट ऑफ nth रूट ऑफ यूनिटी। ठीक है, इकाई का nवां मूल मतलब 1 की पावर 1/n, इसकी वैल्यू मुझे निकालनी है। तो अगर इसको x मान के मैं सॉल्व करूँ तो फैक्टर तो बहुत लंबा चौड़ा जाएगा, तो बेहतर ये है कि हम इसको सॉल्व कर लेते हैं कॉम्प्लेक्स की हेल्प से, और डिमॉइवर थ्योरम अप्लाई कर लेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा। साथ में यूलर जो फॉर्म है हमारा, उसकी हेल्प लेनी पड़ेगी। दो तीन जो फॉर्म हमने फर्स्ट ईयर में पढ़े थे उनकी हेल्प लेनी पड़ेगी। पहले तो हम जानते हैं कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में अगर मुझे 1 को लिखना हो तो हम इसको लिखते हैं cos 0 प्लस आइटा साइन 0। ठीक है, और ये जो वैल्यू है मुझे एक बार नहीं, मुझे n बार रिपीट करनी है। तो ये रिपीट करने के लिए सर्कल जो आपका रिपीट होगा वो 2r पाई 360 डिग्री रिपीटेशन होता है इसका, तो इसको रिपीट कर लेते हैं। ठीक है, तो 2r पाई पे यहाँ पे r जो है आपका कोई ना कोई इंटीजर होगा, पूर्णांक होता है। ठीक, अब इसमें 1 की पावर मुझे कितनी चाहिए, 1/n, यानी कि cos 2r पाई प्लस आइटा साइन 2r पाई, और इस पूरे की पावर हो जाएगी 1/n। तो डेमोइवर थ्योरम की हेल्प से जो हमने डेमोइवर थ्योरम पढ़ी थी उसकी हेल्प से हम ये लिख सकते हैं कि ये 2r पाई अपॉन n हो जाएगा प्लस आइटा साइन 2r पाई बाय n हो जाएगा, ये जाएगा 1 की पावर 1/n। ठीक है, और यूलर फॉर्म जो होता है हमारा नंबर का, e की पावर आइटा थीटा को हम लिखते हैं cos थीटा प्लस आइटा साइन थीटा, तो इसको हम लिखते हैं e पावर आइटा थीटा। तो इसको हम लिख सकते हैं e की पावर आयोटा थीटा की जगह दिख रहा है 2r पाई बाय n। ठीक है, और r की जो वैल्यू है मेरी, अब केवल n बार आंसर आना चाहिए, तो r की वैल्यू 0 से शुरू होगी, 0 1 2 और अप टू n-1 तक जाएगा बस। ठीक है, तो हमें ये n वैल्यूज मिल जाएगी। r की वैल्यू 0 रखोगे तो पहली वैल्यू मिलेगी, 2 रखोगे 1 2, ऐसे करते करते n-1 वैल्यूज हम पुट करेंगे, n-1 तक रखेंगे तो n वैल्यूज हो जाएंगी, और वैल्यू पुट करने पर आपको n मान निकल आएंगे, n वैल्यूज मिल जाएंगी। अब एक काम करते हैं इस पूरे में r की जो वैल्यू है वो 1 0 1 2 3 चल रही है ना, तो r को हटा करके बाकी जो बचा वो तो सेम टू सेम चलेगा, तो उसको हम मान लेते हैं x, e की पावर आयोटा 2 पाई बाय n को मान लेते हैं x। अगर इसको हम x मान लेते हैं तो nth रूट हमें मिल जाएगा, nth रूट ऑफ यूनिटी, यानी कि इकाई के जो nवें मूल हैं वो पहला तो आपको r की वैल्यू 0 रखने पे मिलेगा, तो पावर आएगी x की पावर 0 जो कि 1 होती है, उसके बाद x की पावर 1, x की पावर 2, x की पावर 3, इसी प्रकार x की पावर n-1 तक आपको मिलेंगे इकाई के nवें मूल जो होंगे r की वैल्यू पुट करने पर, जो कि पावर है। ठीक है, और इसको हम मान लेते हैं सेट g। इस प्रकार हमारे पास सेट मिलेगा इकाई के nवें मूलों का, nth रूट ऑफ यूनिटी का मुझे ये सेट मिल जाएगा जी। अब मुझे ये बताना है कि ये जो
नंबर में मल्टीप्लाई करूंगा, मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन दिया हुआ है, उसमें मुझे ये बताना है कि ये जो है ग्रुप बन रहा है और ये अबेलियन ग्रुप बन रहा है, फाइनाइट, परिमित। तो मुझे दिख रहा है कि यहाँ पे परिमित है, फाइनाइट नंबर है, संख्या जो है फाइनाइट है, एन है, परिमित है, तो जो सेट है वो मेरा फाइनाइट है पहली बार, ठीक है। अब ये पांचों नियम फॉलो करेगा तो ये बनेगा आपका अबेलियन ग्रुप, ठीक है। तो अब आते हैं अपन अपनी प्रोसेस पर। तो मेरे पास एलिमेंट जो है, अवयव जो है, वो तो ये चल रही है, ऑपरेशन में ले रहा हूँ मल्टीप्लाई। हमें प्रूफ करना है कि ये जो है मल्टीप्लाई पर अबेलियन ग्रुप बना रहा है। वी हैव टू प्रूव दैट G is multiplicative abelian ग्रुप, ठीक है। हमें सिद्ध करना है कि कैपिटल G गुणात्मक आबेली समूह है, ठीक है। अब इसके लिए आपको नियम बताने पड़ेंगे। पहला रूल क्लोजर लॉ, संवरक नियम। और मल्टीप्लाई करना है तो एक बार बताओ, x की पावर है n-1। अगर मैं लास्ट वाला नंबर ले लेता हूँ x की पावर n-1 और एक सेकंड नंबर मान लो ले लेता हूँ x की पावर, थर्ड ले लेता हूँ x की पावर 2, और जब इनका मल्टीप्लाई करूंगा तो x की पावर क्या हो जाएगी n+1। और जबकि आपको ये जो नंबर है पावर के फॉर्म में आपको जो दिख रहा है वो नंबर इसमें तो दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन अब आपको ये बताना पड़ेगा कि ये जो नंबर है आपका रिपीटेड होगा, मतलब वापस, क्योंकि ये जो वैल्यू आएगी वो x की पावर n+1 वो इन्हीं में से कोई एक नंबर होगा। अब आपको बताना पड़ेगा ढूंढ करके ये नंबर कौन सा होगा, ठीक है। तो x की पावर आपने, अगर आपको n-1 तक दिख रहा है और उसके बाद अगर मल्टीप्लाई करने पर भी बढ़ रहा है तो आपको ये बताना पड़ेगा भाई कैसे ये वैल्यू, भाई अब हम चेक करना पड़ेगा कि भाई मल्टीप्लाई करने पर अगर n-1 से छोटा नंबर मेरा मिलता है, n से छोटा नंबर मिलता है, सिंपल सी बात है। अगर मैं दो नंबर इसमें से उठाता हूँ, x की पावर मान लो p और दूसरा x की पावर q, दोनों को मल्टीप्लाई करता हूँ तो p प्लस q जाएगा। तो जो मेरी पावर है वो n से छोटी अगर है, n से छोटी है तब तो इसमें शामिल हो गई होगा कि x की पावर p प्लस क्यू तो मुझे मिलेगा ही मिलेगा g के अंदर। लेकिन अगर p प्लस क्यू जो है वो अगर n से बड़ा हो गया तब क्या ये मेरे को g में आएगा सेट, मतलब वैल्यू जो आएगी मेरी, जो एलिमेंट होगा, जो अवयव होगा, वो क्या g का मेंबर है, वो मुझे चेक करना पड़ेगा। इसके लिए हम डिवीजन एल्गोरिथम लगाएंगे, ठीक है। डिवीजन एल्गोरिथम की हेल्प लेनी पड़ेगी अब हमें। अब एक काम करते हैं, क्लोजर लॉ प्रूव करने के लिए हम दो वैल्यू उठाते हैं, जी में से एक ए और दूसरा बी, ठीक है। अब ए और बी दो वैल्यू हमें जी में से उठाई तो उनका फॉर्म एक्स की पावर मान लो पी और क्यू ही होगा कोई ना कोई, ठीक है। ये दोनों वैल्यू हम उठाते हैं जी में से, मल्टीप्लाई करते हैं ए इंटू बी, और ए इंटू बी जो आएगा मेरा तो क्या होगा, एक्स की पावर पी प्लस क्यू हो जाएगा। अब मुझे ये चेक करना है क्या ये वैल्यू इस सेट में है या नहीं। अगर है तब तो ए इंटू बी मेरे को मिलेगा जी में और ये क्लोजर लॉ फॉलो हो जाएगा, और नहीं है तो फिर बात खत्म हो जाती है, कोई अबेलियन ग्रुप नहीं बन रहा, कोई अबेलियन समूह नहीं बन रहा, ठीक है। तो पहली बात, यदि P प्लस क्यू, P प्लस क्यू की जरूरत नहीं, P और Q, चलो P और Q चलो दो, ये भी लिखा था। P क्यू की वजह से क्या है कि क्वेश्चन आएगा कि डिवाइड करने में हमें हेल्प लेनी पड़ेगी, तो P क्यू की मैं नाम बदल देता हूँ, R फॉर रिमाइंडर और Q फॉर क्वेश्चन छोड़ के बाकी हम कोई और नाम ले लेते हैं। तो मैं M और N ले लेता हूँ, ठीक है। तो M प्लस N अब अगर M प्लस N की वैल्यू अगर N से छोटी है, N से छोटी है, तब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं, अब तो बात ही क्लियर है। तो बात क्लियर है कि भाई x की पावर m प्लस n जी का मेंबर होगा ही होगा, यानी कि a इंटू बी भी जी का मेंबर होगा, तो क्लोजर लॉ फॉलो हो जाएगा, ठीक है। लेकिन यदि
m प्लस एन n से बड़ा हो गया। अब अगर n से बड़ा है तब हमें हेल्प लेनी पड़ेगी विभाजन कलन विधि की, डिवीजन एल्गोरिदम, देन बाय डिवीजन एल्गोरिदम, विभाजन कलन विधि से। भाई m प्लस एन बड़ा नंबर है, n छोटा रह गया, तो अब हम क्या करेंगे, m प्लस एन को n भी नहीं लिख सकते। एक मिनट, ये n तो पहले से चल रहा है, तो n क्यों लिखे, n नहीं लिखे, n से तो कंफ्यूजन हो जाएगी। एक बार n का यूज कर चुके हैं, जो नंबर यूज हो चुके हैं उनका यूज नहीं कर पाएंगे ना, तो भाई फिर हम दूसरा l और m लिख देते हैं। l और m ज्यादा सही है, इससे मैच भी नहीं करेगा। ये भी ध्यान देना पड़ता है कि कौन सा वेरिएबल ले रहे हो आप अपनी। l प्लस एम, अगर l प्लस एम की वैल्यू n से बड़ी है तो n से डिवाइड हो जाएगा, और डिवाइड करोगे तो कुछ ना कुछ क्वेश्चन आएगा, कुछ ना कुछ रिमाइंडर बचेगा। तो विभाजन कलन विधि से हम ये लिख सकते हैं कि l प्लस एम जो है वो n क्यू प्लस आर होगा। ठीक है, n क्यू प्लस आर होगा, और r की जो वैल्यू होगी वो रिमाइंडर है तो 0 से लेकर के, अभी भी r भी लिख सकते क्योंकि r हमने कहीं और कुछ लिखा था, r का यूज हमने 0 से लेकर n-1 तक किया था। ठीक है, तो q प्लस पी कर लेते हैं। ठीक है, और p की वैल्यू 0 से लेकर के n के बीच में होगी, n से डिवाइड किया तो n से छोटी होगी, तो p की वैल्यू जो होगी, जो रिमाइंडर होगा, जो शेषफल बचेगा हमारा, डिवाइड करोगे तो ऑब्वियस बात है जिस नंबर से डिवाइड करो उससे तो छोटा ही नंबर आएगा, और कहां तक हो सकता है, ये वैल्यू 0 तक जा सकती है ना, लेकिन रहेगा तो n से छोटा ही। तो हम डिवाइड कर डिवीजन एल्गोरिथम मेथड से हम ऐसा लिख सकते हैं, विभाजन कलन विधि से, और यहाँ से हम फाइनली फिर से a इंटू बी को दोबारा अगर सॉल्व करें, a इंटू बी मतलब l प्लस एम, और l प्लस एम को मतलब n क्यू प्लस पी, और x की पावर n इंटू क्यू अलग कर दो, और ये इंटू एक्स की पावर p अलग कर लेते हैं। तो x की पावर n बार जब सॉल्व करेंगे, x की पावर n, तो आपको पता है ना कि x, भाई हमने nth रूट निकाला है, nth रूट की वैल्यू x है, तो x की पावर n की वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी, तो ये वैल्यू तो वैसे भी आपका 1 हो जाएगा, तो 1 की पावर क्यूब इंटू एक्स की पावर p, फाइनली आपको क्या मिलेगा, x पावर p। तो सॉल्व करने पे जो नंबर आ रहा है वो x की पावर p बन रहा है। ठीक है, और जो p जो नंबर है मेरा वो n से छोटा है, तो ऑब्वियस बात है ये इनमें से ही कोई मेंबर होगा g में। जब p की वैल्यू जो है वो n से छोटी मिल रही है तो पावर आपकी n-1 से तो कम ही होगी ना, या n-1 के बराबर तक होगी, तो ऐसे केस में जो भी नंबर ये बनेगा a इंटू बी, वो मेंबर तो होगा ही है। तो फाइनली हम यहाँ लिख सकते हैं इसको, इसका मतलब a इंटू बी जो है वो g का मेंबर है। क्यों, क्योंकि x की पावर p जो है वो g का मेंबर होना चाहिए, और ऐसा है तो a इंटू बी सर भी g का मेंबर हो जाएगा। हाँ बोलो, इस पर इसमें पी की वैल्यू पर डिपेंड करेगा क्या? p की वैल्यू पे डिपेंड करेगा ना, रिमाइंडर जो बचेगा, क्योंकि n बार तो आंसर अगर 1 ही आएगा, x की पावर n एन बार बार तो तो आएगा हमेशा नहीं। 1 आएगा, है ना। बाकी q बार सॉल्व करोगे उसको तो अभी आपको आंसर कितना मिलेगा, 1 मिलेगा। अब जो रिमाइंडर बच रहा है, जो शेषफल है, वो उसी पे बचा है अपने रिमाइंडर पे। ठीक है, और रिमाइंडर जो आएगा वो n से तो छोटा ही होगा ना हमेशा, क्योंकि आपने डिवाइड किससे किया है, n से किया है। बात अगर तुम एन से 4 से वो किसी छोटा ही नंबर को होगा। डिवाइड करो तो रिमाइंडर तुम्हारा 0 1 2 3 तो आ सकता है, इसके अलावा कुछ और तो नहीं आएगा ना। अगर डिवाइड नहीं आएगा तुम सर। 6 से कर दो तो रिमाइंडर क्या आ सकता है, 0 1 2 3 4 और 5, ये तो नहीं आएगा ना। उससे एक छोटा ही रहेगा। तो जब अपन n से डिवाइड करेंगे तो जो वैल्यू आएगी वो 0 से लेकर के n के बीच की वैल्यू होगी, और 0 से लेकर n के बीच की जो पावर है वो सारी की सारी किस में शामिल है, सेट में सेट में है। तो कोई ना कोई मेंबर तो होगा ही ना कहीं तो मिलेगा ये मुझे, इसके बाहर तो नहीं जाएगा। तो अगर मेरी पावर अगर ज्यादा बड़ी बन रही है तो उसको हम शॉर्ट कर सकते हैं, n से डिवाइड करके, मैक्सिमम वैल्यू से डिवाइड करके उसको हम शॉर्ट करके छोटी पावर बना सकते हैं, और उस हिसाब से ये वैल्यू मुझे वापस इसी सेट के कोई मेंबर मिलेगा, यानी कि रिपीट हो रहा है, कहने का मतलब ये वैल्यू रिपीट होगी फिर से, तब a इंटू बी आपको g में ही मिलेगा। तो ये हो गया आपका पहला नियम। ठीक है, इस प्रकार हमने पहला नियम सिद्ध कर पाएंगे।
अब सेकंड वाला लॉ तो डायरेक्ट ही है, उसमें कुछ खास है नहीं। सेकंड जो रूल है हमारा वो है एसोसिएटिव साहचर्य। साहचर्य में क्या है कि 3 नंबर उठाने पड़ते हैं, ए बी और सी। तो एक काम करो, ए को मान लो एक्स की पावर एल, बी को मान लो एक्स की पावर एम, और सी को मान लो एक्स की पावर पी। अपनी मर्जी से जो आपको मानना हो, या के मान लो, पी पहले मान चुके हैं ना, तो इसको के मान लो चाहो तो। और तीनों का मुझे मल्टीप्लाई करना है, ए इंटू बी इंटू सी, किसी भी तरीके से कर लो। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं एक्स की पावर एल एम प्लस के, और फिर से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, एल प्लस एम प्लस के। ठीक है, और यहाँ पे हमने पहले किसको सॉल्व किया हुआ है, एल प्लस एम प्लस के को। ये एल एम और के जो है वो इंटीजर्स हैं तुम्हारे, और इंटीजर जो होते हैं वो सारे एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करते हैं ना। जो पूर्णांक है वो साचर नियम का पालन यस करते सर हैं कि करते नहीं हैं। करते हैं ना। तो हम इसमें पावर में ब्रैकेट चेंज कर सकते हैं ना। यस सर कर सकते हैं इसमें तो। जब पावर में ब्रैकेट चेंज कर सकते हैं तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, एक्स की पावर एल प्लस एम इंटू एक्स की पावर के, एक्स की पावर एल इंटू एक्स की पावर एम। और ये आपका हो गया ए इंटू बी, हो गया, प्रूव हो डॉट गया। यस सर। ठीक है, तो इस प्रकार हम इसको सेकंड पॉइंट प्रूव कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट की अगर बात करें, तत्समक के लिए मल्टीप्लाई में 1 तो होता ही है ना, आइडेंटिटी। 1 तो होगा ही सर इसमें, तो 1 मल्टीप्लिकेशन है के तो लिए 1 होगा। आइडेंटिटी तो मिल ही रहा है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अब बात करते हैं इनवर्स की, कि भाई इसका इनवर्स तो मुझे ए मान लो एक्स की पावर मैंने एम लिया है, और बी मेरा हो गया एक्स की पावर मान लो पी हो गया। ठीक है, और मैं बोल रहा हूँ कि ए बी का इनवर्स है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई हाँ करने सर पर होगा। आंसर क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। तो ए इंटू बी यानी कि एक्स की पावर एम प्लस पी इक्वल टू क्या आएगा, 1 आना चाहिए। ठीक है, तो इसमें और सर इसमें एम और पी के बेस। 1 को मैं क्या लिख दूं, एक्स की पावर एन लिख दूं, चल जाएगा। एस की पावर एम, यस इसको सर मैं लिख सकते हैं। इसको ऐसे दो, बी की वैल्यू ऐसे निकाल देते हैं, एक्स की पावर एन डिवाइडेड बाय एक्स पावर एन। एम ठीक है, और एन में से एम माइनस करोगे तो ठीक है। इनवर्स में क्या है कि हम एक काम करते हैं कि ए ले लेते हैं एक्स की पावर एम, ठीक है, और एम की जो वैल्यू होगी वो 0 से लेकर के एन के बीच में कोई नंबर होगा, और इसका मल्टीप्लाई हम बी से करेंगे तो आंसर क्या आना चाहिए, 1। तो ए की जगह तो हो गया एक्स पावर एम, और 1 को लिख सकते हैं एक्स की पावर एम, तो बी हो जाएगा एक्स पावर एन माइनस एम। जब एम एन के बीच में है तो एम माइनस, तो एन माइनस एम जो होगा, एन में से जब एम माइनस करोगे तो ऑब्वियस बात है जो भी नंबर आएगा वो वो सर 0 सेट से में से लेकर ही के आएगा। इनके बीच में ही मिलेगा। तो यानी कि बी नंबर यस आपको सर, बी में मिल रहा है, और बी मेरा क्या हो जाएगा, इनवर्स हो जाएगा। ए का इनवर्स है बी तो, हाँ, तो जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर 1 ही आएगा, और बी इंटू ए करोगे तब भी 1 आएगा। तो बी ए तभी का बना हुआ है। इनवर्स। यस सर। 5वां नियम आखिरी का, कम्यूटेटिव क्रम विनिमयता। ठीक है, तो 2 नंबर मल्टीप्लाई कर लो, ए इंटू बी, एक्स की पावर एम इंटू एक्स की पावर पी मान लो, और जब मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, एम प्लस पी। और पावर में जो नंबर है वो इंटीजर है, इंटीजर कम्यूटेटिव होते हैं ना, इंटीजर कम्यूटेटिव होते हैं, पूर्णांक क्रम विनिमय नियम का पालन करते हैं कि नहीं करते, यस सर करते हैं। है ना। तो क्या हो जाएगा, पी प्लस एम लिख दें, से रिवर्स कर दें ऑर्डर। ठीक है, इस प्रकार से आप बता सकते हो कि हाँ ये 5 नियम का फॉलो कर रहा है, 5 रूल फॉलो हो रहे हैं, तो जो आपका सेट है अब एडीएम ग्रुप। अबेलियन ग्रुप बन रहा है। ठीक है, तो ये आपका प्रूफ हो रहा है। एक चीज तो ये हो गई। दूसरा, अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक और करा रहा हूँ बस, ज्यादा नहीं करा रहा है इसमें। तो धीरे धीरे चलो, पहली यूनिट जितने आराम से समझ में आएगी उतना बेटर रहेगा, क्योंकि उसके बाद तो फिर थोड़ा पेस बन जाएगा। पहली यूनिट समझ में आ गई तो फिर स्पीड आ जाएगी अपनी। हमें ये प्रूफ कर रहे हैं कि जी जो है अबेलियन है। ठीक है,
जी आबेली है, अबेलियन है। इफ एंड ओनली इफ, यदि और केवल यदि। यदि ए बी स्क्वायर की वैल्यू ए स्क्वायर बी स्क्वायर अगर है तो, ठीक है। अगर जी मेरा जो सेट है वो अगर अबेलियन है, आबेली है, तो मेरे पास नियम कौन सी है, ए बी इक्वल टू बी है, ठीक है। ये मेरे पास रूल है और मैं इसको ये प्रूफ करना चाहता हूँ, ठीक है। और अगर ये रूल अगर सही है तो ये रूल बताना है। अबेलियन का मतलब तो यही होता है ना भाई, ये रूल अब आपका पहला सही है तो दूसरा बताओ, ऐसे ट्रू करना है। और इफ एंड ओनली इफ कंडीशन है तो दोनों तरफ से बताना पड़ता है, ये हम पहले से जानते हैं। इफ एंड ओनली इफ कंडीशन है तो आपको दोनों तरफ से प्रूफ करना पड़ेगा। फर्स्ट वाले कंडीशन को सही मान के सेकंड ट्रू करना पड़ेगा, सेकंड को मान के फर्स्ट ट्रू करना पड़ेगा, ठीक है। तो हमें दोनों तरफ से बताना पड़ेगा। तो पहले तो हम मान लेते हैं, पहले तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं कि ए बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर है। चलो इसको मान लेते हैं। प्रूफ क्या करने वाले हैं, अबेलियन, आबेली। और अबेलियन के लिए केवल एक नियम बताना है अब अपने को। तो ए बी स्क्वायर का मतलब क्या है, ए बी इंटू ए बी, और ए स्क्वायर का मतलब ए इंटू ए और बी इंटू बी, ठीक। इसको हम ब्रैकेट ऐसा लिख सकते हैं। और ग्रुप है तो कैंसिलेशन लॉ तो लगेंगे लगेंगे, तो राइट और लेफ्ट दोनों कैंसिल होने के बाद आपको क्या मिल जाएगा, बी ए इक्वल टू ए बी। और ये आपको प्रूफ हो गया कि ये अबेलियन की डेफिनेशन बन रही है, अबेली है। अब इसका अपोजिट, यस सर। चलो मान लेते हैं कन्वर्सली में कि जी मेरा अबेलियन है, आबेली है। जब अबेलियन है तो ऑब्वियस बात है कि भाई ए बी स्क्वायर को सॉल्व करना है आपको ना, ए बी स्क्वायर को बताना है ए स्क्वायर बी स्क्वायर। तो ए बी स्क्वायर, इसको हम सॉल्व करते हैं। ए बी स्क्वायर का मतलब क्या है, ए बी इंटू ए बी। अब ब्रैकेट के हिसाब से जाएगा ये बी ए, और बी ए को मैं लिख सकता हूँ ए बी, क्यों, क्योंकि हम पहले ही बोल रहे हैं कि अबेलियन है, आबेली है, तभी तो बोल पा रहे हैं कि भाई ए बी की वैल्यू बी ए होगी, तो उसको हम ऐसा लिख सकते हैं। तो फिर से इसे चेंज कर लें तो ऐसा लिखा जा सकता है, तो ये प्रूफ हो जाएगा कि ये अगर अबेलियन है तभी लिख सकते हैं ऐसा, अबेलियन नहीं है तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर नहीं आ पाएगा, ठीक है। और तो ये दोनों तरफ से आपका प्रूफ हो जाएगा इसमें। ठीक है, ये क्वेश्चन देख लेना बुक में से एक बार। तो अभी तक हमने एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा में अमूर्त बीजगणित के अंदर ग्रुप थ्योरी की स्टार्टिंग कर ली है। समूह जो है ग्रुप, किसी सेट को, किसी समुच्चय को हम ग्रुप समूह कब बोलेंगे ये हमने समझ लिया है। उसकी हमने कुछ प्रॉपर्टीज थी बेसिक, वो समझ ली है। अब हम थोड़ा और आगे बढ़ के कुछ और डीप में चलते हैं, डेफिनेशंस कुछ हम नई डिस्कस करते हैं, फिर उन डेफिनेशन के बेस पे कुछ नई प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, ठीक है। पुरानी वाली डेफिनेशंस भी रहेंगी और न्यू डेफिनेशन जुड़ती चली जाएंगी। तो ये कुछ इस तरह चेन की तरह है। चेन मतलब पहले हमने रूल पढ़ लिया, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, तो इसके बाद हमने प्रॉपर्टीज पढ़ ली। तो ये चेन की तरह बनती जा रही है, ये सारी जैसी चीज जुड़ती जा रही है वैसे वैसे न्यू न्यू थ्योरम हमारी, जो कुछ डेफिनेशन से थ्योरम से हमारे कुछ नए नए बनते जा रहे हैं, ठीक है। तो हम एक पॉइंट हम आज जो हम ऐड करने वाले हैं वो है ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट ऑफ अ ग्रुप। समूह के किसी अवयव, मतलब किसी भी समूह के किसी भी अवयव की बात कर रहे हैं कि कोटि, ग्रुप का ऑर्डर हमने डिसाइड कर चुके थे, अब हम उसके एलिमेंट का ऑर्डर डिसाइड कर रहे हैं, ठीक है। अवयव की कोटि बता रहे हैं। ग्रुप का ऑर्डर हमने क्या बोला था कि जितने एलिमेंट ग्रुप में होंगे, जितने अवयव आएंगे, जैसे अभी तक हमने क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के हमने एलिमेंट लिख दिए थे 3, फोर्थ रूट के भी हमने बनाए थे 1 - 1 आइटा माइनस आइटा। इसी प्रकार हमने nth रूट के भी बना चुके हैं 1x x स्क्वायर, ये साइड भी डिसाइड कर चुके हैं, ठीक है। और भी बहुत सारे हमने ग्रुप हमने डिस्कस कर चुके हैं अलग अलग ऑपरेशन, ठीक है। लेकिन अभी हम एग्जाम्पल के तौर पे अभी हम इन्हीं को ज्यादा डिस्कस करेंगे। तो ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट ऑफ अ ग्रुप की बात कर रहे हैं, किसी समूह के
अवयव की कोटि, ठीक है। अब अगर ग्रुप की बात करें तो ग्रुप का ऑर्डर तो मेरा इसका 3 है, किसमें 3 एलिमेंट आ रहे हैं। इस ग्रुप का जो ऑर्डर है, समूह का जो कोटि है वो 4 है, ठीक है। लेकिन इसका जो एलिमेंट है, जो अवयव है, मतलब इसमें 3 एलिमेंट है, 1 का ऑर्डर बताइए इसकी कोटि कितनी होगी। ओमेगा, ओमेगा का ऑर्डर या ओमेगा स्क्वायर, जितने भी एलिमेंट है उनका अपना खुद का भी ऑर्डर होगा। अब वो ऑर्डर कैसे निकाला जाएगा, कैसे समझा जाएगा, वो समझते हैं, ठीक है। तो अगर मान लीजिए कोई भी ग्रुप आपको जी दिया गया है और साथ में एक ऑपरेशन मुझे दिया ही जाएगा, ऑब्वियस बात है, तभी ये ग्रुप कहलाएगा। तो ग्रुप का है तो ऑपरेशन के बिना तो ग्रुप होगा नहीं, है ना। बिना ऑपरेशन के तो केवल सेट है अकेला, ऑपरेशन दिया तभी ये ग्रुप है। एक हमको ग्रुप दिया हुआ है जी, जिसका ऑपरेशन है इसका। अब इसमें से मैंने कोई एक एलिमेंट उठाया, कोई एक अवयव लिया, इसका एक मेंबर लिया। अब मैं चाहता हूं कि इस मेंबर का मुझे ऑर्डर पता चल जाए, ठीक है, इसकी कोटि मुझे पता चल जाए। तो ऑर्डर ऑफ ए ऐसे लिखा जाता है, ओ ए, ऑर्डर ऑफ ए मैं जानना चाहता हूँ। तो मैं क्या करूंगा, ए को मैं सॉल्व करूंगा ए के साथ, ठीक है। ए को मैं ए के साथ सॉल्व करना शुरू करूंगा, और जब तक सॉल्व करूंगा, जब तक कि मेरा जो आंसर है आइडेंटिटी नहीं आ जाता है, ध्यान रखिए। मैं इसको सॉल्व करता जा रहा हूं और उतनी बार सॉल्व कर रहा हूं कि सॉल्व करने के बाद मेरा जो आंसर है वो क्या आ जाए, आइडेंटिटी आ जाए। अब ऐसा कोई पॉसिबल तो नहीं कि हर बार आंसर आइडेंटिटी आ ही जाएगा। कई सारे ऐसे केसेस सेट बनेंगे जिसमें एलिमेंट आप सॉल्व करते जाइए, लेकिन कभी भी आंसर आपको आइडेंटिटी तत्समक नहीं मिलेगा। लेकिन फिर भी अगर नहीं मिल रहा है तो एंडिंग नहीं हुई ना कहीं। लेकिन काउंटिंग तो हम तब भी करते हैं, हमें बस ये काउंट करना है कि कितनी बार सॉल्व किया गया। तो मान लीजिए इसको हमने n टाइम सॉल्व किया, n बार, तो आंसर आपका क्या आया, e। यानी इसका जो ऑर्डर है वो n है, इसका जो ऑर्डर है, जो कोटि है वो n है, ऐसा हम इसको बोल देंगे। मतलब n ऑर्डर का मतलब ये हुआ कि इसको n बार सॉल्व किया जाए। अगर हमारे पास ऑपरेशन जो है प्लस है तो a को हम प्लस करते जाएंगे, ठीक है। और आंसर मेरे को क्या चाहिए, आइडेंटिटी ई। जब तक आइडेंटिटी नहीं आएगा तब तक हम प्लस करते जाएंगे, चेक करते जाएंगे। और कभी अगर आइडेंटिटी नहीं आएगा तो ऑब्वियस बात है कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट, ठीक है। अब कब इनफाइनाइट होगा कब नहीं होगा उसके बारे में हम थ्योरम में पढ़ेंगे, अभी हम पहले डेफिनेशन समझें। अगर मल्टीप्लाई है तो ए का मल्टीप्लाई हम एन बार करें, ठीक है। एन बार जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आइडेंटिटी आना चाहिए। तो जैसा ऑपरेशन दिया वैसा उस हिसाब से, ठीक है। और बार बार मल्टीप्लाई करने को हम सिंपली हम ए पावर एन ही लिखेंगे। यहाँ पर ए की पावर एन का मतलब बार बार मल्टीप्लाई नहीं, ऑपरेशन अप्लाई करना। तो बार बार हम ऑपरेट कर रहे हैं इसे, ठीक है। जब हम ऑपरेट करेंगे, बार बार प्रोसेस करेंगे एक ही चीज जो आपने स्टार ऑपरेशन लगाया है, तो इसको हम एक सिंप्लीफाइड फॉर्म में ए पावर एन लिखेंगे। ए पावर एन का मतलब केवल मल्टीप्लाई नहीं होता है, हमें समझ में आता है कि स्टार अगर दिया तो बार बार स्टार को सॉल्व करना ए बार, प्लस दिया तो प्लस करना बार बार, ठीक है। ए की पावर एन का मल्टीप्लाई अगर मतलब प्लस कर रहे हो तो उसको आप एन ए भी लिख सकते हो ना। तो ये आपका जो एन ए आ रहा है वो उसको हम लिखने के लिए ए पावर एन लिखेंगे। तो नोटेशन है हमारा ये ए पावर एन। ऐसा नहीं है ए पावर एन का मतलब वही है जो आप अभी तक पढ़ते आ रहे थे, ठीक है। वो जो पढ़ा था वो आपको बता दिया गया था, इसलिए अभी हम नोटेशन पढ़ रहे हैं। ये भी आप समझे कि हम इस नोटेशन का मीनिंग क्या है। अब हम जनरलाइज कर रहे हैं, एक जनरल वे में पढ़ना चाह रहे हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से हम किसी भी एलिमेंट का, किसी भी अवयव की कोटि ज्ञात कर सकते हैं। अब आते हैं हम एग्जाम्पल पे, ये तो भी डेफिनेशन की बात, ठीक है। अब आते हैं एग्जाम्पल पे। पहला एग्जाम्पल मेरा क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। अब अगर मैं इसको देखूं कि 1, ये मल्टीप्लाई पे डिफाइन किया था हमने ग्रुप, याद होगा आपको। ये जो ग्रुप था मल्टीप्लाई पे डिफाइन किया था, यानी कि इसको मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, 1 का मल्टीप्लाई मुझे एक ही बार करना है, कोई जरूरत ही नहीं दूसरी बार करने की। तो एक बार मल्टीप्लाई करने पर मुझे 1 मिल जाएगा। और मैं 1 क्यों ढूंढ रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है इसमें आइडेंटिटी की वैल्यू 1 होती है, तत्समक का मान 1 था, हमने निकाला भी था। तो मुझे 1 का मल्टीप्लाई मैं कितनी बार करूँ कि मेरा जो आंसर है 1 आ जाए। तो ऑब्वियस बात है एक बार, है ना। तो 1 का मल्टीप्लाई करनी जरूरत ही नहीं, एक ही बार से आ जाएगा। तो 1 का जो ऑर्डर है तो कितना रहेगा, 1 रहेगा, ठीक है। ऐसी ओमेगा का मुझे ऑर्डर जानना है, तो मैं ओमेगा का मल्टीप्लाई करूंगा ओमेगा से, तो मुझे 3 बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब जाकर के मुझे वैल्यू क्या मिलेगी, 1। यानी कि ओमेगा का जो ऑर्डर है वो कितना है।
ऐसे ही ओमेगा स्क्वायर का मैं ऑर्डर निकालना चाहता हूँ, तो ओमेगा स्क्वायर का मल्टीप्लाई ओमेगा स्क्वायर से, अभी भी 1 नहीं आएगा, एक और बार कर लेते हैं, तो ये आएगा ओमेगा की पावर 6 यानी कि ओमेगा क्यूब का स्क्वायर, आ गया 1। आइडेंटिटी तत्समक यानी कि 3 बार मल्टीप्लाई करने पर, तो कम से कम मिनिमम बार करना है, ऐसे तो आप 3 बार किया आपने मल्टीप्लाई, आप 6 बार करोगे ओमेगा का मल्टीप्लाई, 6 बार करोगे तब भी आपको 1 मिलेगा, लेकिन मिनिमम टाइम की बात हो रही है यहाँ पे, कम से कम कितनी बार इसको सॉल्व किया जाए ऑपरेशन के अकॉर्डिंग, तो जितनी बार आप इसको सॉल्व करने के बाद आपका आंसर आइडेंटिटी आना चाहिए, तत्समक आना चाहिए, तभी आप उसे बोलेंगे कि ये जो मेरा एलिमेंट है उसका ऑर्डर, उसकी जो कोटि है वो n है, ठीक है, n कोटि का अवयव है। अब जैसे अगर मैं इसको देखूं, ये जो डेफिनेशन है बुक में से नोट कर लेना, हेडिंग वाइज है, हेडिंग आप नोट मार्क कर लेना बुक में, ये हेडिंग की डेफिनेशन लिखनी है, हमें इसका नोट नहीं लिखना है, ना ही टिप्पणी वगैरह कुछ लिखनी है, केवल आपको डेफिनेशन लिखनी है, 3 लाइन की 4 लाइन की डेफिनेशन है बस। तो जैसे मुझे 1 का ऑर्डर चाहिए यहाँ पे, तो इस वाले केस में भी मल्टीप्लाई पर डिफाइन किया गया था, आइडेंटिटी 1 है, तो 1 का ऑर्डर 1 ही आएगा एक बार मल्टीप्लाई करने पर। -1 का जो ऑर्डर होगा वो 2 आएगा ना, क्योंकि -1 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तब जाकर के मुझे 1 मिलेगा, आइडेंटिटी मिलेगा, तो उसका ऑर्डर क्या होगा 2। ऐसे ही आयोटा का ऑर्डर, आयोटा का मल्टीप्लाई आयोटा से करते हैं 1-2 बार, तो आएगा -1, ठीक है, फिर दोबारा करते हैं, आयोटा क्यूब की वैल्यू 1 नहीं होती है, आयोटा पावर 4, हाँ ये 1 होता है, तो मिनिमम बार मल्टीप्लाई कर रहा है और आंसर मेरे को क्या चाहिए, आइडेंटिटी चाहिए, तत्समक। ऐसे ही माइनस आयोटा का ऑर्डर, तो माइनस आयोटा का मल्टीप्लाई माइनस आयोटा से कर देते हैं, तो आयोटा इंटू आयोटा स्क्वायर है ना, तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू फिर -1 जाएगी, नहीं चलेगा, ये फिर से हो जाएगा। ऐसे ही अब 4 बार मल्टीप्लाई करने पे 1 मिलेगा, यानी कि इसका भी ऑर्डर क्या है, 4 है। तो यहाँ पर हमें क्लियरली दिखाया कि कोई भी एलिमेंट आप इसमें से उठाओ, ऑर्डर क्या मिल रहा है, 1, 2 या 4, ठीक है, यहाँ से आपने कोई भी एलिमेंट उठाया तो ऑर्डर क्या मिलेगा, 1 या 3, ठीक। और जी का खुद का ऑर्डर क्या है, जी का ऑर्डर क्या है 4, और यहाँ पे भी जी का ऑर्डर क्या है 3, तो अगर हम देखेंगे कि जी का ऑर्डर 3 है तो 3 से बड़ा नंबर नहीं मिला ऑर्डर में, तो कोटि में, अवयवों की कोटि में एलिमेंट के ऑर्डर में 1 मिल रहा है या 3 मिल रहा है, ठीक है, तो जी का जो एलिमेंट है उनका ऑर्डर 1 है या फिर क्या है 3 है ना। ऐसे इस वाले सेट में कोई भी एलिमेंट आप उठाओगे उसका ऑर्डर 1 मिलेगा, 2 मिलेगा या फिर 4 मिलेगा, लेकिन 4 से ऊपर नहीं जा रहा है, ठीक है। तो ये हम थोड़ा सी प्रॉपर्टी भी हमें दिख जाती है, थोड़े पैटर्न देखेंगे कि भाई हम जी का अगर ऑर्डर देखें 4 है तो उसके एलिमेंट का ऑर्डर भी 4 के ऊपर नहीं जा रहा, 4 से कम ही है, ठीक है, और वही नंबर है जो 4 से डिवाइड, जिनको 4 डिवाइड, मतलब जिनसे 4 डिवाइड होता है ना। ऐसे ही अगर 3 में मैं चेक करूं तो वही नंबर आए हैं जिनसे 3 डिवाइड हो जाएगा, कोई और नंबर ही नहीं आया, भाई 2 नहीं मिला मुझे, 2 ऑर्डर का एलिमेंट ही नहीं मिला, है ना। 4 और 4 से डिवाइड 4 है तो मुझे 3 नहीं मिल रहा है, क्योंकि 3 जो है 4 को डिवाइड नहीं करता है। तो मैं यहाँ पे कुछ पैटर्न जोड़ूंगा, कुछ चीजें हम इसको देखेंगे और उसके बेस पे हम आगे थ्योरम्स पढ़ेंगे कुछ, ठीक है। तो पहली तो ये डेफिनेशन हो गई आपकी, तो पहली आपको डेफिनेशन आज लिखनी है आपको एलिमेंट के ऑर्डर की, ठीक है, अवयव की कोटि उस पर। अब इस डेफिनेशन की वजह से कुछ थ्योरम्स बनेंगी, उन थ्योरम को हम स्टडी करते हैं। कुछ थ्योरम ऐसी है जो हमें याद रखनी है लेकिन नोट्स में नहीं लिखना है, ठीक है, मैं नोट्स में लिखने लायक जो थ्योरम होंगी वो तो मैं बता ही दूंगा, लेकिन कुछ थ्योरम आपको नोट नहीं करनी है, वो आपको याद रखनी है, ठीक है। तो अभी जो थ्योरम मैं बता रहा हूँ वो समझ लो, उसको लिखना नहीं है पहली बार, ठीक है, ये थ्योरम लिखना नहीं है, केवल समझना है, माइंड में रखना है पूरी प्रॉपर्टी कि अगर कोई ग्रुप है, कोई भी समूह है, इसमें जो आइडेंटिटी एलिमेंट होगा, जो तत्समक अवयव होगा, जो तत्समक अवयव होगा उसका ऑर्डर हमेशा 1 होता है, इसका ऑर्डर हमेशा 1 होता है, और ऐसा केवल यही होता है और कोई और नहीं, मतलब एक ऐसा एलिमेंट जिसका ऑर्डर 1 हो तो वो एकमात्र होता है जिस जो कि आइडेंटिटी होगा, तत्समक होगा, ठीक है। तत्समक के अलावा
आइडेंटिटी के अलावा कोई और एलिमेंट नहीं होगा जिसका ऑर्डर 1 होगा। अभी हमें पीछे 2 एग्जांपल पढ़े, एक तो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी पे, यहाँ भी आपको ओमेगा ओमेगा स्क्वायर का ऑर्डर 3 मिल जाता है, 1 का ऑर्डर 1 मिल जाता है, ठीक है। ऐसे ही फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी पे भी आपने देखा 1 - 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, 1 का ऑर्डर 1 था, -1 का 2 था, और इन दोनों का 4 था ऑर्डर, सॉरी 1 - 1 और आयोटा माइनस आयोटा, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या देखा भाई कि 1 ऑर्डर का केवल एक ही एलिमेंट है, और कौन है? तत्समक, आइडेंटिटी। तो यही हमारी पहली प्रॉपर्टी है, ये पहली थ्योरम है। इसका प्रूफ नहीं लिखना है आपको, बस आपको माइंड में याद रखना है अभी कि अगर आइडेंटिटी एलिमेंट है तो उसका ऑर्डर 1 होगा, और ये जो है एकमात्र होगा, इसके अलावा कोई और एलिमेंट नहीं होगा, केवल ई ही ऐसा होगा, ठीक है। ओनली यही एक ऐसा एलिमेंट होगा जिसका ऑर्डर 1 होता है। दूसरी बात, अगर जी मेरा फाइनाइट है, ठीक है, कैसा है? परिमित है। परिमित से मतलब क्या है? इसमें जो एलिमेंट है उसकी आप काउंटिंग कर सकते हैं, तो ऑब्वियस बात है इसमें जो भी एलिमेंट का ऑर्डर निकालोगे वो भी आपको फाइनाइट ही मिलेगा। हमेशा आपको जो कोटि मिलेगी वो परिमित मिलेगी। ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं होगा जिसका ऑर्डर मुझे क्या मिल जाए? इनफाइनाइट मिल जाए, ऐसा नहीं हो सकता। अगर जी मेरा फाइनाइट है, क्योंकि अभी मैंने बताया ना भाई, अगर ऑर्डर कितना था? 3 था, तो 3 से ऊपर का नंबर नहीं मिला मुझे। 4 ऑर्डर था तो 4 से ऊपर का नंबर नहीं मिला। तो यहाँ पर आपको अगर ऑर्डर ऑफ ए आपको निकालना है, किसी भी अवयव की कोटि फाइंड करनी है, तो पहली बात तो ये देखो जी कैसा है, जी फाइनाइट है या नहीं है। अब जैसे मेरे पास जेड नाम का सेट था, प्लस पे हमने डिफाइन किया था कि ये ग्रुप बन रहा है, याद है ना? इसको हमने बताया है कि ये ग्रुप है, ये समूह है, चारों नियम का पालन करता है, प्लस के ऊपर। अब आप इसमें से कोई भी, इसमें आइडेंटिटी एलिमेंट आपका क्या है? 0। अब मैं अगर चेक करूं 1 का मुझे ऑर्डर बताइए, तो 1 का ऑर्डर मतलब 1 को प्लस करते जाइए, और कब तक प्लस करते जाइए? जब तक कि आंसर क्या नहीं आया था? 0 नहीं आया था, और कभी नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि ऐसा कोई नंबर ही नहीं है भाई जो आगे बढ़ते जाए, 1 को प्लस कितनी और करे तो आंसर 0 आ जाए, आइडेंटिटी आ जाए, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। तो 1 का जो ऑर्डर है वो मेरा क्या हो जाएगा? इंफिनिटी हो जाएगा। तो 1 का ऑर्डर इंफिनिटी क्यों हो रहा है? क्योंकि जेड मेरा खुद इनफाइनाइट है। जेड में कितने एलिमेंट है? इनफाइनाइट है, अनंत है। तो इसमें मुझे कम से कम एक एलिमेंट तो मुझे ऐसा मिलेगा ही जिसके ऑर्डर इंफिनिटी होगा। लेकिन अगर फाइनाइट है, अगर मेरा कोई ग्रुप, कोई भी अगर समूह है, वो अगर फाइनाइट है, ठीक है, एक मिनट, तो अगर ग्रुप मेरा फाइनाइट है तो हर एक एलिमेंट का ऑर्डर मेरा फाइनाइट मिलेगा, इनफाइनाइट नहीं होगा, पहली बात, ठीक है। दूसरी बात, ये 2 हो गए। तीसरा पॉइंट, कोई भी ग्रुप है, जी फाइनाइट है, परिमित है, ठीक है, परिमित है, तो जी का जो ऑर्डर है, मतलब एक किसी भी एलिमेंट का जो ऑर्डर है वो जी के ऑर्डर से बड़ा नहीं हो सकता है, जी की कोटि से ज्यादा नहीं जाएगा। अगर जी के अंदर मान लो 10 एलिमेंट है, ठीक है, मतलब जी का ऑर्डर 10 है, तो किसी भी एलिमेंट का ऑर्डर 10 के ऊपर नहीं जाएगा, मैक्सिमम 10 हो सकता है, ठीक है, 10 के ऊपर नहीं मिलेगा। और अगर जी के अंदर मान लो 50 एलिमेंट है, तो ए का ऑर्डर जो भी एलिमेंट होगा इसमें कम से कम कोई भी एलिमेंट उठाओगे, किसी का भी ऑर्डर, किसी की भी कोटि 50 के ऊपर नहीं मिलेगी, किसी की भी कोटि आपको 50 के ऊपर नहीं मिलने वाली है। अगर जी में वैल्यू आपको पता है कि कितने एलिमेंट हैं, तो उससे ऊपर आपको ऑर्डर का कोई भी एलिमेंट, कोई भी अवयव, कोई भी मेंबर नहीं मिलेगा। ये हो गया थर्ड पॉइंट, ठीक है। यहां तक का तो पार्ट आपको नहीं लिखना है, केवल डेफिनेशन है, ये आपको समझना है, दिमाग में रखना है। 3 कंडीशन। पहली कंडीशन, जी के अंदर आइडेंटिटी ही एकमात्र एलिमेंट होता है जिसका ऑर्डर 1 होता है, और कोई नहीं होता। जी फाइनाइट है, तो हर एक एलिमेंट का ऑर्डर फाइनाइट होगा, प्रत्येक अवयव का, प्रत्येक मेंबर का जो कोटि होगी वो परिमित होगी, और कभी भी जो ऑर्डर होगा एलिमेंट का वो जी के ऑर्डर से ज्यादा नहीं हो सकता, ठीक है। जो भी सेट है उसमें जितने एलिमेंट है वो उसकी काउंटिंग करने पर हमें पता चलता है कि इसका ऑर्डर क्या है, कोटि क्या है। तो जी की कोटि से ज्यादा कोटि नहीं हो सकती है, उससे ज्यादा ऑर्डर नहीं हो सकता।